25 साल के हो गया हो यार, लेकिन अभी तक क्या करूँ पता ही नहीं चलता। अब थोड़ी सी सैलरी भी बढ़ गई है, लेकिन ये फाइनेंशियल प्लानिंग सुनता तो बहुत हूँ, बहुत सारे वीडियो भी देख लिए, लेकिन अभी तक पता नहीं चल रहा है कि ये करते कैसे है। अगर आपकी भी यही दुविधा है दोस्तों, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे हो। आज हम जानेंगे हाउ टू फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर 20 ईयर ओल्ड। तो दोस्तों, जब सैलरी बढ़ जाती है लेकिन कई साल ऐसे ही निकल जाते हैं, फिर हमें पता चलता है कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लेकिन आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो आप बिल्कुल सही टाइम पे सही जगह पे आए हो। आज हम पूरी बारीकियां जानेंगे कि किन किन लोगों को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी चीज़ें मिस्टेक होने से बचनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आप और मैं यानी महेश बच्चाओ बढ़ते हैं सुकून भरी जिंदगी की ओर। 25 साल के हो गए, लेकिन दोस्तों फाइनेंशियल प्लानिंग में आपको मेनली ये देखना होता है कि कब आप स्टार्ट करते हो। अगर आप 25 साल के भी हो तो डोंट वरी, इवन आप अपने 20s में भी हो, 22, 23 या 24 या इवन 30 साल के भी हो, तो भी ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगी। सबसे पहले दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग में एक मेजर चीज़ है जो सब मिस कर जाते हैं, वो है दोस्तों बजटिंग। हाँ दोस्तों, सही सुना, वो है बजटिंग। ऐसा कहा जाता है दोस्तों, इफ़ यू कैन नॉट द मेजर यू कैन नॉट द मैनेज। यानी कि आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या 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 मेजर करना चाहिए, कैसे मेजर करना चाहिए, तो आप कभी भी सही प्लानिंग नहीं कर सकते हो। अगर आप मेजर करते रहेंगे तो आपको डेफिनेटली डेटा के थ्रू आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ों में सुधार करनी चाहिए, कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए और किस में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इसलिए सबसे पहले दोस्तों आप एक काम कीजिए कि अपने महीने का बजटिंग कीजिए। यानी कि आपके हर महीने कितने पैसे कहाँ पे जा रहे वो उसको मेजर करना सीखे। जैसे ही आप ये एक्टिविटी अपने हैबिट में लाते हो दोस्तों, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपका महीने का टोटल खर्च कहाँ पे होता है और कितना होता है। उसके बाद दोस्तों, आपकी 25 साल की एज में आपकी सैलरी 20, 25 या 30 हज़ार के आजू बाजू होगी। तो सबसे पहले आपको अपने अगर मेजर कर लिया कि आपको महीने का खर्चा कितना लगता है, तो आपको एक रूल पे कायम रहना है। वो रूल है दोस्तों 50-30-20 का रूल। यानी कि दोस्तों 50% में आपको अपनी जो नीड्स होते उसमें गुजारा करना है। यानी कि मान लीजिए कि आपके जो महीने का जो खर्च होता है उसके अंदर जो ग्रोसरी आ जाती है, जो ईएमआई आ जाते हैं, जो अपने रिचार्ज के बिल आ जाते हैं, रेंट आ जाती है या दूसरे कोई भी ऐसे खर्चे जो महीने में आपको करने ही करने, जिसके बिना ज़िंदगी नहीं चलती, वो आपको 50% में करने हैं। मान के चल लीजिए कि आपकी सैलरी 25 हज़ार है, तो आपको 12,500 रुपये में आपको अपनी नीड्स पूरी करनी है। फिर सेकंड पॉइंट आता है दोस्तों 30%। अभी देखो 25 साल के हम तो यंग है, इसलिए अगर हम 60 साल के बाद अगर अमीर हो भी गए और तब हमारे दांत नहीं रहे या मान लो डायबिटीज़ हो गया, ऐसा कुछ भी हो गया, हम चलने के लायक है नहीं, तो तब करोड़पति बन के करेंगे क्या। इसलिए जवानी में दोस्तों हमारी जो इच्छाएं होती वो भी पूरी करनी होती। इसलिए आप अपनी सैलरी का जो 30% है वो अपनी मौज शौक में या अपने वॉन्ट्स में डालें। जैसे कि मान लो आपको मूवी देखने जाना है, बाहर कहीं खाना खाने जाना है, मान लो कोई मोबाइल लेना है, तो ये सारी चीज़ें होती है जो आपको 30% में एंजॉय करनी चाहिए। और जो लास्ट है दोस्तों 20%, उसको आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अभी इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इन्वेस्टमेंट करके ही हम आने वाले सालों में रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकेंगे और हम इतना कॉर्पस इकट्ठा कर सकेंगे कि हमारी रेस्ट ऑफ द लाइफ आसानी से चली जाए। अब हमने बात की है 50, 30 और 20 को समझ लिया है। अब समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट करना है तो कहाँ और कैसे करना है। ये जो आपका 20% है दोस्तों, मान लीजिए कि आप 25 हज़ार सैलरी कमा रहे हो, तो 20% आपका हो जाता है तकरीबन 5,000 रुपये। तो 5,000 को आपको मैं जो जो इंस्ट्रूमेंट बता रहा हूँ उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये हर व्यक्ति का अलग अलग चॉइस हो सकता है दोस्तों, क्योंकि हर किसी की जो प्लानिंग होती है वो अलग अलग होती है। लेकिन मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूँ कि जिससे आप हर कोई अपने हिसाब से प्लानिंग कर पाएंगे। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको 3 चीज़ें पहले आपको इकट्ठी करनी है। याद रखिएगा दोस्तों, इसके बिना अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो भी आप कंगाल हो सकते हो। अब मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह आपको ये 3 चीज़ें करनी है। सबसे पहले दोस्तों आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना है।
अभी हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेना है? मान लीजिए कि आपने 10 साल तक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी, आपने 5 या 10 लाख रुपए आपने कॉर्पस इकट्ठा कर लिया। अगर खुदा ना खास्ता आपके फैमिली में किसी को भी हॉस्पिटलाइजेशन में जाना पड़ा तो ये 5 का 10 लाख जो भी कॉर्पस आपने इकट्ठा किया था वो चुटकियों में दोस्तों गायब हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले दोस्तों फाइनेंशियल प्लानिंग में आपको लेना है हेल्थ इंश्योरेंस। अभी कई लोगों के सवाल होते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस किसका लेना चाहिए, तो आपके फैमिली में हर कोई का, यानी कि आपके मदर हो गए, आपके फादर हो गए, आपकी वाइफ अगर है तो, या आपके भाई बहन जो भी आपके डिपेंडेंट है, उन सभी का आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। दूसरी चीज़ लेनी है आपको लाइफ इंश्योरेंस। दोस्तों अभी यहाँ पे है ना, कई सारे लोग मुझे कहते हैं कि अगर मान लो लाइफ इंश्योरेंस लेने का क्या फ़ायदा सर, अगर हम 60 साल की उम्र के बाद अगर हमें कुछ हुआ ही नहीं तो हमारे पैसे तो गए ना, उससे तो अच्छा हम इन्वेस्टमेंट कर देते तो वो कई लाख या करोड़ रुपये बन गए होते। ये एकदम वैलिड पॉइंट है, लेकिन एक बात आप समझिए, आपकी क्या गारंटी है कि आप 60 साल तक जिंदा ही रहेंगे? अगर गॉड आपको लिख के दे देगा तो मैं मान सकता हूँ कि आपको लाइफ इंश्योरेंस नहीं लेनी चाहिए। जिस तरह हमारा 20 या 25 हज़ार का मोबाइल लेते, उसके लिए भी दोस्तों हम 100 या 150 रुपये का कवर लगाते हैं। क्यों? अगर वो गिर गया तो हमारे मोबाइल को कुछ होना नहीं चाहिए। अगर दोस्तों हम 25,000 के मोबाइल के लिए अगर हम कवर ले सकते हैं तो ये हमारा अमूल्य जीवन है। अगर इसको कुछ हो गया तो उसके लिए भी तो कवर होना ही चाहिए कि नहीं? तो इसलिए आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए, और जितनी कम एज में लोगे ना दोस्तों उतना कम अमाउंट आपको देना पड़ेगा, और वो भी थ्रू आउट द आपके जब तक कवर लिया है तब तक, यानी कि हमारे न होने के बाद हमारे फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। इसलिए दूसरी चीज़ आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना है। और तीसरी चीज़ ये है, वो है इमरजेंसी फंड। अभी ये इमरजेंसी फंड क्या है? इमरजेंसी फंड जो भी आपने बजटिंग किया होगा, मेजर किया होगा पूरे महीने में, मान लीजिए कि आपका घर का खर्च आ रहा है 12,000 रुपये, तो 12,000 मल्टीप्लाई 6 यानी कि 72,000। अगर मान लीजिए आपका घर खर्च है 15,000, तो 15,000 मल्टीप्लाई 6 महीने यानी कि 90,000, तकरीबन 1 लाख रुपये आपके अकाउंट में होने चाहिए। अभी इसका रीज़न क्या है दोस्तों? देखो, फाइनेंशियल प्लानिंग में सब तरह से हमें सुरक्षित होना होता है, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी होती है। अगर मान लीजिए आपका अगर किसी जॉब चली जाए तो क्या होगा? तो आपको नई जॉब फाइंड करने के लिए 6 महीने का पीरियड मिल जाता है। उससे क्या होगा कि आपको 6 महीने में आप अपनी मनचाही जॉब हासिल कर सकते हो। अगर मान लीजिए आपको करियर स्विच भी करना है तो भी कर सकते हो। मैंने कई सारे लोगों को देखा है दोस्तों, उसकी खुद की जॉब चली जाती है, इसलिए जो महीने का खर्चा है वो तो होना ही होना है। इसके लिए वो जो दूसरी जॉब सिलेक्ट करते वो तो डाउनग्रेड में चले जाते, या उनको पसंद नहीं भी होती, वहाँ का एनवायरनमेंट पसंद नहीं भी होता है, तो भी डिप्रेशन में आके वो नई जॉब ले लेते। लेकिन अगर आपके पास इमरजेंसी फंड रहता है तो आपका परिवार 6 महीनों तक वैसे का वैसे ही चलता रहेगा। इसलिए इमरजेंसी फंड बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा एग्जांपल मान लीजिए, अगर आप हॉस्पिटलाइजेशन होते और आपने अगर हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू हॉस्पिटल का बिल तो चल जाएगा, लेकिन घर कैसे चलेगा? तभी भी ये इमरजेंसी फंड आपको काम आएगा। अगर मान लीजिए इमरजेंसी फंड यूज़ हो जाता है तो आपको इन्वेस्टमेंट से पहले फिर से इमरजेंसी फंड को इकट्ठा करना है, देन अगेन आपको ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है। तो देखो, 25 साल की उम्र में अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड ले लेते हो, ये तीनों कवर लेने के बाद ही दोस्तों आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। यही एक सक्सेस मंत्र है एक सुरक्षित इन्वेस्टमेंट का। उसके बाद दोस्तों आपका जो 20% आता है उसमें से अगर पैसे बचते हैं तो आपको भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए म्यूचुअल फंड में। दोस्तों मैं कतई ये नहीं चाहता कि आप डायरेक्ट शेयर मार्केट में चली जाइए, क्योंकि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको कंपनी के फंडामेंटल आने चाहिए, वो कंपनी काम कैसे करती है वो पता होनी चाहिए, उसका ग्रोथ कैसा है वो पता होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों शेयर मार्केट एक रिस्की एसेट है, लेकिन उसको अगर समझ के किया जाए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर मार्केट के थ्रू ही अमीर बने हैं। इसलिए दोस्तों मैं आपको म्यूचुअल फंड में SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट का सजेशन करता हूँ, क्योंकि दोस्तों म्यूचुअल फंड में एक मैनेजर होता है जो हमारे बिहाफ में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, जो कि उसका पूरे दिन का काम ही यही होता है कि वो कंपनी को एनालिसिस करे, कौन सी कंपनी अच्छी चाहेगी, कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, किसमें से पैसे निकालने चाहिए, वो सारा हेडेक वो मैनेजर का होता है, और उसके बदले दोस्तों हमें उसे मामूली फीस देनी होती है। इसलिए अब आपको लॉन्ग टर्म का जो भी आपका प्लान है उसके लिए आपको
शेयर मार्केट यानी कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अभी मान लीजिए कि आपका जो प्लान है, अभी प्लान कैसे हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपको कोई बड़ा इंटरनेशनल वेकेशन के लिए जाना है, मान लीजिए कि आपको 15 साल में आपको कोई घर लेना है, आपको कोई गाड़ी लेनी है, कोई बड़ी कार लेनी है, ये सारे जो है उसको आपको इन सबको आपको 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है। पहला है शॉर्ट टर्म गोल, दूसरा है मिड टर्म गोल और तीसरा है लॉन्ग टर्म गोल। अभी शॉर्ट टर्म गोल यानी कि जो भी चीज़ें 1 से 3 साल में आपको अचीव करनी है विथ इन्वेस्टमेंट, तो वो 1 से 3 वाला सेक्टर है वो शॉर्ट टर्म गोल हो जाएगा। उसके लिए दोस्तों आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट तभी इन्वेस्ट करना चाहिए जब आपका गोल लॉन्ग टर्म हो। तो इस हालत में दोस्तों आपको एफडी में ही रखने चाहिए। दूसरा है मिड टर्म गोल, यानी कि जो गोल 3 साल से लेके 7 या 8 साल में अचीव करने हैं, जैसे कि कार लेना हो गया, कहीं बाहर बड़ा वेकेशन घूमना हो गया, ये सारी चीज़ों के लिए आपको दोस्तों लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि उसमें रिस्क कम होता है, साथ ही साथ रिटर्न भी कम होता है। लेकिन 7 साल भी एक अच्छा ड्यूरेशन है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आप लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद जैसे मैंने पहले बताया, लॉन्ग टर्म के लिए आपको स्मॉल कैप या मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दूसरे दोस्तों डेब्ट फंड आता है इन्वेस्टमेंट के लिए। डेब्ट फंड यानी कि पीपीएफ हो गया, सुकन्या समृद्धि योजना हो गई। और अगर आपको 25 साल से रिटायरमेंट का प्लानिंग करना है, तो उससे बेहतर कोई प्लानिंग नहीं हो सकता। इसलिए अगर आप छोटा सा अमाउंट भी अगर आप नेशनल पेंशन स्कीम में डालते हो, तो वो अमाउंट जब आप 60 साल के होंगे तब आपको पेंशन में काम आएगा। और एनपीएस का दोस्तों एक मेन महत्व ये है कि वो 60 साल के पहले आप विड्रॉ नहीं कर सकते। अगर आप ऐसे पर्सन हो जो बचत इतनी ज़्यादा नहीं कर सकता, तो उनके लिए एनपीएस की योजना बहुत ही बेहतर है। बस तो यही सारी चीज़ें हैं कि जिसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करनी चाहिए। आप 25 साल के हो, 20 साल के हो, या अपने 20s के किसी की भी एज में हो, आपको यह खास ध्यान रखना चाहिए। कई सारे जो 25 ईयर्स के जो पर्सन होते हैं वो क्या सोचते हैं कि यार अभी कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, हम जब 30 साल के 35 साल के हो जाएंगे तब इन्वेस्टमेंट करते हैं, अभी तो इतने पैसे होते ही नहीं कि हम इन्वेस्टमेंट कर पाए। इसलिए दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप समझिए। अगर आप 25 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट करते हो और 15 साल तक अगर मान लीजिए आप 5,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, यानी कि आज से आप अपना 20% यानी कि 5,000 इन्वेस्टमेंट करते हो, तो अगले 15 साल तक अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो म्यूचुअल फंड में और आपको मिनिमम 12% का भी रिटर्न अगर मिलता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, जे 5,000 का मंथली इन्वेस्टमेंट करके हम 15 साल तक अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको 12% के हिसाब से आपका जो कॉर्पस होता है दोस्तों, वो 25 लाख रुपए हो जाते हैं। अभी जो दूसरा पर्सन है वो क्या मानेगा कि चलो मैं 5 साल बाद इन्वेस्टमेंट करूँगा, उसने 5,000 इन्वेस्टमेंट किए, मैं 7,000 इन्वेस्टमेंट करूँगा। और वो फ्रेंड अगर 7,000 भी अगर 10 साल तक इन्वेस्टमेंट करता है, तो दोस्तों जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि 7,000 का इन्वेस्टमेंट करके वह बंदा 12 साल का रिटर्न देने के बाद 10 साल बाद केवल 16 लाख पे पहुंचता है। यानी कि एक बंदा जो 15 साल तक इन्वेस्टमेंट करता है केवल 5,000 की अमाउंट, वो अमाउंट पहुंच जाती है 25 लाख रुपए। जबकि एक बंदा 25 की एज पे इन्वेस्ट न करते हुए 30 की एज पे इन्वेस्टमेंट करता है और 5,000 के बजाय 7,000 इन्वेस्टमेंट करता है और 10 साल तक अगर इन्वेस्टमेंट करता है, फिर भी वो अमाउंट तकरीबन 9 लाख का डिफरेंस आ जाता है। इसलिए जब आप कम एज में स्टार्टिंग करते हो तो कंपाउंडिंग अपना इफेक्ट दिखाती है। कंपाउंडिंग के बारे में नहीं जानते दोस्तों, मैं नीचे आई बटन में आपको एक वीडियो दे दूंगा, वो आप इस वीडियो को देखने के बाद देख लीजिएगा। तो इस तरह कंपाउंडिंग के माध्यम से आप बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लेते हो अगर आप अपनी अर्ली एज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हो। अगर आपको इस प्लानिंग में अगर कोई भी दुविधा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, मैं 100% उसका आंसर दूंगा। और आपको पर्सनल फाइनेंस के रिगार्डिंग या करियर के रिगार्डिंग अगर कोई भी जानकारी चाहिए होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। आशा है दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई होगी तो मेरा वीडियो बनाने का जो इरादा है वो सक्सेसफुल जाएगा। आपको अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बाजू में दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए आप और मैं बढ़ते हैं सुकून भरी जिंदगी की ओर। महेश बच्चा साइनिंग ऑफ। जय हिंद।